ईरान पर अमेरिकी युद्ध मंत्री पीट हेग्सेथ का बयान। बाकी जगह रक्षा मंत्री होते हैं, इस देश के पास युद्ध मंत्री है। आज रात ईरान पर बड़े हमले करेंगे, हेग्सेथ ने कहा। हमले के डर से ईरानी शीर्ष नेतृत्व अंडरग्राउंड हो गया है, हेग्सेथ ने कहा। अब तक ईरानी सेना के बेस पर 15,000 से ज्यादा हमले हुए हैं, पीट हेग्सेथ ने कहा। हमले में मुस्तफा घायल हो गए, चेहरा बिगड़ा, हेग्सेथ का कहना है। होर्मुज स्ट्रेट पर ईरान पूरी तरह हताश हो गया है, हेग्सेथ का कहना है। पीट हेग्सेथ कह रहे हैं कि कोई भी टॉप लीडरशिप का बाहर दिखाई नहीं देगा। और इधर मैंने आपको दिखाया कि रोड्स पर पेजेश्कियान खुद आए हुए थे। तो पीट हेग्सेथ क्या ये बातें नहीं देख रहे हैं? पीट हेग्सेथ की इस बात को जवाब देने के लिए ही असल में अपनी मौजूदगी को सार्वजनिक किया गया उन लोगों की तरफ से। लेकिन मुस्तफा को लेकर जो ये दावा किया जा रहा है कि बहुत बुरी तरह जख्मी हुए हैं, चेहरा बिगड़ गया है, कई जगह तो ये भी कहा जा रहा है कि एक पैर उनका बुरी तरह जख्मी, इतना ज्यादा जख्मी कि उसको काटना तक पड़ा है। क्या ये साइऑप का हिस्सा है? क्या जो भ्रम फैलाया जाता है दुश्मन के लिए, ये उसका हिस्सा है, या वाकई इस तरह का कोई नुकसान ईरान को पहुंचाने में अमेरिका और इजराइल कामयाब हुए हैं? अब जरा ये भी देखिए प्लान बी के संदर्भ में। ईरान का मिशन क्या बीच में कामयाब बताकर लौटा लिया जाए खुद को? ट्रंप के दिमाग में बात चल रही होगी क्या कि अचानक जीत का नगाड़ा बजाया जाए और कहा जाए चलो चलो लश्कर को आप वापस ले लो, क्योंकि अब तो हमने जीत हासिल कर ली, क्योंकि बुरी तरह फंसते जा रहे हैं। प्रोफेसर संजय भारद्वाज इस बात को अंडरलाइन कर रहे हैं कि ये अमेरिका के लिए बहुत फंसी हुई महसूस करने वाली सिचुएशन है, खासतौर से डोनाल्ड ट्रंप के लिए। अमेरिका दावा कर सकता है कि ईरान के महत्वपूर्ण ठिकाने हमने तबाह कर दिए, हमने वो गोल्स जो हम लेकर चले थे उसमें से ज्यादातर अचीव कर लिए और अब हम वापस लौट सकते हैं। ईरान की 3 शर्तों पर बात करके कूटनीतिक समाधान, जो ईरान की तरफ से 3 शर्तें रखी गई हैं, हर्जाना दिया जाए इत्यादि, वो क्या मानकर अब डोनाल्ड ट्रंप एक कोई रास्ता निकाल सकते हैं? सीमित सैन्य जीत हमने हासिल कर ली, लिमिटेड ही सही, लेकिन वो सैन्य जीत हमने हासिल कर ली जो हम सोचकर चले थे, ये दावा करके ऑपरेशन इजराइल को सौंपा जा सकता है क्या कि अब तुम इसके बाद संभालो, यहां तक हम तुम्हारा साथ दे सकते थे? या जैसा मनीष कह रहे थे कि साथ शुरू हुआ है तो साथ अंत तक चलना पड़ेगा। तेल संकट का हवाला देकर कि पूरी दुनिया में एनर्जी क्राइसिस होती जा रही है और अमेरिका बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल कंट्री ऐसा होते देख नहीं सकता, इसलिए वो अपने आप को यहां से रिट्रीव करता है। क्या तेल संकट का हवाला देकर यह बात की जा सकती है? और नए सख्त परमाणु समझौते की घोषणा की, JCPOA से तब हट गए थे, अब एक काम करो, अब सख्त नियम हम लेकर आएंगे, उसमें तुमको साइन करना पड़ेगा। इस तरह कुछ फेस सेविंग वाली चीजें करके क्या ट्रंप खुद को वहां से हटाएंगे? क्या करेंगे वो? इन तमाम चीजों में से क्या वो है जो एक्सपर्ट्स की निगाह में भी आ रही है और जो वो समझते हैं कि ट्रंप जिसका सहारा लेकर अगर उनको और ज्यादा नुकसान होता हुआ दिखाई देता है और उनको लगता है कि अब छीछा लेदर हो रही है तो वो यहां से निकल सकते हैं? क्या जनरल साहब, ये आपको भी लगता है कि इनमें से किसी चीज को ऑप्ट करेंगे वो, या अब इजराइल उनको कह देगा कि अब ऐसा है बीच में छोड़ के नहीं जा सकते, अंत तक चलना पड़ेगा साथ? देखिए, लड़ाई किसी विषय का, किसी समस्या का हल नहीं होता है। लड़ाई के बाद में जो बातचीत होती है उससे हल निकलता है। जहां तक इस ऑफेंसिव की बात है, अभी भी पावर एसिमेट्री, मिलिट्री पावर की तरफ से देखेंगे तो ऑपरेशनल आर्ट और टैक्टिक्स के मामले में अमेरिका और इजराइल बिल्कुल हावी हो रखा है। जो हम सुन रहे हैं दूसरी तरफ से, ईरान की तरफ से ये किया जा रहा है, वो सब कंफ्यूजन का हिस्सा है, सीआई ऑप का हिस्सा है, जनरल साहब, जोन ऑपरेशन का हिस्सा है। जनरल साहब, दुनिया में बात मानी जाती होगी कि युद्ध किसी चीज का समाधान नहीं होता। मुझे तो लगता है अमेरिका के लिए समाधान ही युद्ध है। वो इसीलिए अपने उस डिपार्टमेंट जिसको डिफेंस मिनिस्ट्री कहा जाता रहा आज तक, उसका नाम उसने वॉर मिनिस्ट्री कर दिया है। लेकिन अब मैं ये जरा दिखाना चाहता हूं आपको कि ईरान वॉर के संदर्भ में ये पर्सपेक्टिव भी आप जरूर देखिए जरा। ट्रंप का प्लान क्या है जिसके बारे में चर्चा हो रही कि वो तैयार है? असल में वो ईरान वॉर से निकलने की तैयारी में हैं और बड़ा डेस्परेटली ये चाह रहे हैं, बस ये चाहते हैं कि वो मौका कौन सा हो कि इज्जत भी रह जाए और वो खुद को निकाल कर भी ले जाएं। इराक की तरह वो जंगी दलदल में फंसना नहीं चाहते हैं। ईरान में महत्वपूर्ण ठिकाने तबाह करके वो माहौल बनाए रखना चाहते हैं कि देखिए अमेरिका अपने जो गोल लेकर चल रहा था उनको अकम्प्लिश कर रहा है, जीत रहा है। और इसीलिए उन्होंने कहा कि अमेरिका के कुछ जो न्यूज़पेपर्स हैं, अगर उनको पढ़ो तो ये लग रहा है कि अमेरिका को तो केवल नुकसान हो रहा है, जबकि हकीकत यह है कि वो अपने ज्यादातर गोल्स को अचीव कर रहे हैं। ईरान का जो भूगोल है वो इतना कठिन है कि अगर वो वाकई रिजीम चेंज के लिए बूट्स ऑन द ग्राउंड के बारे में सोचेंगे तो ये सुसाइड मिशन जैसा हो जाएगा और इतने बॉडी बैग्स जाएंगे कि अभी तो जर्मनी के अस्पतालों का हाल ले लिया जा रहा है, वहां पर किसी तरीके से घायलों को पहुंचा दिया जा रहा है। जब इतने ज्यादा हो जाएंगे तो जर्मनी भी कहेगा अपने ही देश ले जाओ, अब यहां मत लाओ, ले जाओ वहां गिनती कराओ इनकी। अमेरिका अर्थव्यवस्था को खतरे में, अपनी अर्थव्यवस्था को कम से कम और खतरे में नहीं डालना चाहता। अमेरिका मिडिल ईस्ट का ठेका भी, और ये आपको याद होगा नेटो के बारे में भी अमेरिका ने क्लियर कर दिया है कि जो खाएगा वो बिल चुकाएगा, बहुत हो गया तुम सब खाते हो, मैं अब इससे ज्यादा नहीं चुका सकता।
अब यहां पर ये क्या मिडिल ईस्ट के मामले में भी कि सिक्योरिटी अम्ब्रेला अगर तुमको देना है तो फिर उसकी एक अलग शर्त होगी, नहीं तो अपना अपना हिसाब आप खुद देखो, क्या यहां पर भी वो लागू कर सकता है? अमेरिका अब सिर्फ सप्लायर बनना चाहता है क्या, कि सामान खरीदो मुझसे, मैं बिजनेस वाला हूं, जो कि डोनाल्ड ट्रंप बार बार कह चुके हैं? क्या यही उनकी स्ट्रैटेजी लग रही है? प्रोफेसर संजय भारद्वाज 30 सेकंड में। नहीं, देखिए, $11 बिलियन का एस्टिमेट है कि अभी तक अमेरिका ने खर्च किया है, लेकिन आप देखिए इससे कितने बिलियन डॉलर बनाएंगे। युद्ध शुरू कर दिया, अब सारा मिडिल ईस्ट हथियार खरीदेगा अमेरिका से, एनर्जी का डाइवर्ज होगा, अमेरिका अपना ऊर्जा और अपनी गैस को बेचेगा दुनिया में, और पूरा का पूरा डॉलर को मजबूत करेगा अमेरिका। और वो भी ट्रंप जो है एकदम बिजनेसमैन है और वो बिजनेस जानता है। युद्ध शुरू कर दिया, अब फियर, एक इनसिक्योरिटी फियर साइकोसिस क्रिएट हो गया, और वो अमेरिका के लिए एक नया मार्केट तैयार कर दिया, मिडिल ईस्ट कर दिया, पूरा एशिया में इस तरीके की जंग छेड़ के। आप देखिए यूक्रेन में क्या हुआ, सबसे ज़्यादा बेनिफिट किसी को हुआ यूक्रेन वॉर से? तो अमेरिका को हुआ, डॉलर मजबूत हुआ, उसका हथियार मार्केट बढ़ा। यहाँ पर जो आप एक बार दोबारा मुझको वहाँ लेकर आए हैं, जो आशीष से मैं ये बात समझना चाहता हूँ कि क्या ये एक एडवांटेज वाला मामला है क्या रशिया के लिए? ध्यान पूरा अमेरिका का मिडिल ईस्ट में है, यूक्रेन के साथ वो खुलकर खेल सकता है वो। बिल्कुल, न केवल रशिया के लिए दिनेश जी, बल्कि रशिया प्लस चाइना दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू ये एक एडवांटेज सिचुएशन है। लेकिन ऊंट किस करवट बदलेगा ये अगले आने वाले कुछ हफ्तों में पता चलेगा। देखिए, अभी तक जो पिछले 2 हफ्ते में हुआ है वो स्टेप बाय स्टेप जो शुरुआती एपिसोडिक एक्शंस होते हैं, उससे अगले कुछ महीनों तक और कुछ सालों तक जो कि रशिया और यूक्रेन वॉर में दिखाई दिया, वो ऊंट पूरी तरह से अमेरिका के करवट बदलेगा या फिर रूस और चीन को डायरेक्ट बेनिफिट देगा, इसके लिए कुछ और हफ्तों का इंतजाम करना पड़ेगा। लेकिन ये तय है कि आप मान के चलिए, आपने जिस बात का जिक्र किया कि रूस और चीन इस मौके को भुनाने से भले ही डायरेक्टली नहीं, एक्टिवली नहीं, पर पैसिवली और इनडायरेक्टली वो जरूर पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर अमेरिका और यूरोप का ध्यान अगर नहीं भटकाया गया तो जाहिर सी बात है कि रशिया लगातार और भी यूक्रेन के साथ में लगा रहेगा। थोड़ा सा भी ध्यान भटका, अब जैसे देखिए, चाहे वो साउथ कोरिया हो या फिर यूक्रेन हो, वहां से थार से लेके बाकी और चीजें थोड़ी थोड़ी मूव होनी चालू हुई हैं, और एग्जैक्टली इसी वजह से रशिया चाहेगा कि ये वॉर ईरान के साथ में जितना लंबा खींचे उतना अमेरिका पर दबाव बढ़ेगा, यानी यूक्रेन पर भी दबाव बढ़ेगा।